तो चौथे साइकिल में आपके साथ एम्पलीट्यूड और भी कम हो जाएगा और आखिर में आपके साथ एम्पलीट्यूड मुकम्मल ज़ीरो हो जाएगा और आपके साथ जितनी भी एनर्जी थी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इस ऑसिलेशन को, इस वाइब्रेशन को डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है और ये जो प्रोसेस है या ये जो फिनोमेना है, इस प्रोसेस को डैम्पिंग कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डैम्पिंग। और जो रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है, उस रेजिस्टिव फोर्स को जो है, उस रेजिस्टिव फोर्स को कहा जाता है डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज़ होती है। और स्टूडेंट्स, ये डैम्पिंग फोर्स जो है ये और कुछ भी नहीं, ये वही ड्रैग फोर्स है जो हमने चैप्टर 6 में डिस्कस किया था। जो स्टोक्स लॉ के हेल्प से हमने चैप्टर 6 में डिस्कस किया था ड्रैग फोर्स, यही वो डैम्पिंग फोर्स है। मतलब ये डैम्पिंग फोर्स किसको प्रोपोर्शनल होता है? ये उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हमेशा इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी को अपोजिट होती है, क्योंकि ये फोर्स मोशन को स्टॉप करने वाला फोर्स है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? वो मोशन को अपोजिट होगी। और स्टूडेंट्स, इसमें फिर हम कांस्टेंट लगा देते हैं और इस कांस्टेंट को हम बी कहते हैं और इस बी कांस्टेंट को जो है कहा जाता है डैम्पिंग रेशो। डैम्पिंग रेशो। ठीक है, तो ये आपके साथ वो डैम्पिंग फोर्स है जो आपके साथ अप्लाई हो रहा होता है किसी भी प्रैक्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। तो ये तो हमने जो है वो थोड़ी सी सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो टाइप्स पढ़ ली, जिसमें एक था आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा आपके साथ था प्रैक्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब स्टूडेंट्स, ज़रा सी जो है डैम्पिंग की या डैम्प्ड ऑसिलेशंस जो हमने अभी डिस्कस की, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, उनकी भी तीन टाइप्स हैं। तो ये जो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने डिस्कस किया है, इसकी फर्दर आपके साथ तीन टाइप्स हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक आपके साथ जो है वो टाइप है जिसका नाम है आपके साथ अंडर डैम्प्ड। एक टाइप को हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड। ठीक है, और आपके साथ जो है एक दूसरी टाइप है और उस दूसरी टाइप को कहा जाता है क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड। और एक आपके साथ तीसरी टाइप है और उस तीसरी टाइप को कहा जाता है ओवर डैम्प्ड। तो ये आपके साथ डैम्पिंग की तीन टाइप्स हैं। एक को आपके साथ अंडर डैम्प्ड कहा जाता है, दूसरे टाइप को क्रिटिकली डैम्प्ड कहा जाता है और तीसरे टाइप को ओवर डैम्प्ड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो डैम्पिंग की टाइप है, ये असल में डैम्पिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो आपके साथ डैम्पिंग फोर्स होता है अंडर डैम्प्ड में, अंडर डैम्प्ड में डैम्पिंग फोर्स बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, मतलब वो रेजिस्टिव फोर्स जो होता है वो स्मॉल होता है। क्रिटिकली डैम्प्ड में डैम्पिंग फोर्स जो होगा वो मॉडरेट होगा। ठीक है, वो ना इतना स्मॉल होगा और ना इतना लार्ज होगा। और ओवर डैम्प्ड में जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ये जो तीन टाइप्स हैं, ये आपके साथ कौन सी है? ये आपके साथ ड्रैग या उस डैम्पिंग फोर्स पे डिपेंड करती है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने मिसाल ली कि ये आपके साथ एक सिंपल पेंडुलम है और ये सिंपल पेंडुलम एयर में है। ठीक है, तो इस एयर में जो ये सिंपल पेंडुलम है,
तो अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ये रेस्ट में आने से पहले जो है बहुत सी वाइब्रेशंस कवर कर लेता है। तो ऐसा डैम्प्ड ऑसिलेशन जो जो है एनर्जी को ज़ाया करने से पहले या बॉडी के रेस्ट में आने से पहले बहुत सी वाइब्रेशंस कवर हो जाती है, उस सिचुएशन को हम अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशंस जो हैं या अंडर डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और स्टूडेंट्स इसका ग्राफ जो है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो आपके साथ जो है वो ऐसी सिचुएशन जो है वो आएगी। ठीक है, मतलब बॉडी रेस्ट में आने से पहले बहुत से वाइब्रेशंस जो है वो कवर कर लेगी और ऐसे केस को हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप यही सिंपल पेंडुलम आप कंसिडर करें कि यही सिंपल पेंडुलम फ़र्ज़ करें वाटर में होता, तो वाटर का जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो तो स्ट्रांग होता है, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी जो है वो एयर से ज़्यादा है। तो अगर आप उस वाइब्रेशन को एक ऐसे मीडियम में रखते हैं कि उस मीडियम में आपके साथ जो ग्राफ होता है वो हम कह दें कि बॉडी एक ही साइकिल में जो है वो रेस्ट में आ जाए, एक ही साइकिल में वो किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। तो फिर ऐसे डैम्पिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक ऐसा डैम्पिंग फोर्स है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी को एक ही वाइब्रेशन के अंदर रेस्ट में ला सकता है, तो फिर उस सिचुएशन को हम कहेंगे कि ये कौन सी डैम्पिंग है, ये क्रिटिकल डैम्पिंग है। अब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जो आपके साथ कार्स में जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, तो उसमें देखें हमें चाहिए होता है कि जब भी एक गाड़ी जो है वो स्पीड ब्रेकर से गुज़रती है और उसमें जो आपके साथ स्प्रिंग्स लगे होते हैं, जब वो वाइब्रेट करना लग जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो वाइब्रेशंस विद इन लीस्ट टाइम वापस जो है अपने सही हालत में आ जाए और वो वाइब्रेशंस कम से कम टाइम में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे उन स्प्रिंग्स को ऐसे ऑयल में रखा जाता है जिसकी डैम्पिंग फोर्स जो होती है वो मॉडरेट होती है और वो क्रिटिकली डैम्प्ड वाली सिचुएशन प्रोड्यूस करते हैं और आपके साथ बॉडी जो है विद इन द लीस्ट टाइम जो है वो वापस अपनी सही हालत में आ जाती है। और स्टूडेंट्स अब आप कंसिडर करें कि ये जो आपके साथ सिंपल पेंडुलम है, अब लेट्स सपोज ये एक बहुत डेंस मीडियम में है, लेट्स सपोज ये अब हनी में है। तो हनी पे जब आप इसे डिस्टर्ब करके एक्सट्रीम तक लेके आओगे, तो जब ये बॉडी वापस मीन पोजीशन तक आएगा तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेगा और ये एक ही वाइब्रेशन में रेस्ट में आएगा, लेकिन ये मीन पोजीशन तक आने में टाइम जो है वो ज़्यादा लेगा। ये मीन पोजीशन तक आने में टाइम कम लेगा, लेकिन ओवर डैम्प्ड में ये मीन पोजीशन तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो ओवर डैम्प्ड का ग्राफ बनेगा वो एक ही वाइब्रेशन में बॉडी रेस्ट में आएगी, लेकिन उसका जो टाइम लगेगा वो टाइम जो है एज कंपेयर टू क्रिटिकल डैम्प्ड, वो टाइम क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम उसे लगेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग फोर्स की वजह से। तो इस ऑसिलेशन को फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर इन तीनों ग्राफ्स को हम एक ही जो है ग्राफ पे बनाएं तो आपके साथ ये जो सिचुएशन है ये कौन सी है, ये आपके साथ है अंडर डैम्प्ड वाली, और ये जो सिचुएशन है ये कौन सी है, ये है क्रिटिकल डैम्प्ड वाली। और अगर ऐसी एक सिचुएशन आ जाए तो वो सिचुएशन कौन सी होगी, वो होगी ओवर
डैम्प्ड वाली सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपके साथ तीन जो है वो डैम्पिंग की टाइप्स हो गई, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड। और स्टूडेंट्स इन सब की अपनी अपनी जगह पे एप्लीकेशंस हैं। हम अगर चाहें तो हम जो है डैम्पिंग फोर्स को स्मॉल करके अंडर डैम्प्ड सिचुएशन भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और डैम्पिंग फोर्स को मॉडरेट करके क्रिटिकली डैम्प्ड वाली सिचुएशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसी डैम्पिंग फोर्स को स्ट्रॉन्ग करके हम जो है ओवर डैम्प्ड वाली सिचुएशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपके साथ डैम्पिंग की जो है टाइप्स हो गई तीन। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को हम कहते हैं फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ये टॉपिक स्टूडेंट्स ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक को हमने आगे फिर रिलेट करना है रेजोनेंस के साथ, जो कि इस चैप्टर का आपके साथ फिर आखिरी टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि फ्री ऑसिलेशंस किसे कहते हैं, या फ्री वाइब्रेशंस जो हैं वो कौन से वाइब्रेशंस होते हैं, तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को डिस्टर्ब करें, व्हेन वी डिस्टर्ब a vibrating body and allow it to vibrate under the action of only restoring force, only restoring force। ठीक है, जब भी हम एक बॉडी को, एक वाइब्रेटिंग बॉडी को, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो मास स्प्रिंग सिस्टम हो, या कोई दूसरी वाइब्रेटिंग बॉडी हो, अगर हम उसे डिस्टर्ब करें, मतलब मीन पोजीशन से उसे एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा दें और फिर उसको रिलीज़ कर दें, और फिर उसके बाद हम उस पर कोई जो है वो एक्सटर्नल इफेक्ट प्रोड्यूस ना करें और उसको छोड़ दें कि वो अपने रिस्टोरिंग फोर्स के हेल्प से वाइब्रेशंस को कंटिन्यू रखे, तो ऐसे वाइब्रेशंस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं फ्री वाइब्रेशंस। और इस वाइब्रेशंस में बॉडी की जो चॉइस होती है, वो बॉडी की चॉइस ये होती है कि बॉडी फिर अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशंस करता है। तो फ्री वाइब्रेशंस की एक डिफिनीशन ये भी है कि the vibrations in which the body vibrate with its natural frequency, vibrate with its natural frequency, और जो ऑलरेडी हमने सिंपल पेंडुलम के लिए कैलकुलेट की हुई है, वो सिंपल पेंडुलम के लिए वो फ्रीक्वेंसी है आपके साथ 1/2 पाई अंडर द रूट L/G, और सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमने वो कैलकुलेट की हुई है, वो है 1/2 पाई अंडर द रूट K/M। ठीक है, तो ये जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं सिंपल पेंडुलम की और मास स्प्रिंग सिस्टम की, जब एक बॉडी, एक सिंपल पेंडुलम इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करें और एक मास स्प्रिंग सिस्टम इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करें, तो ऐसी वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं? ऐसी वाइब्रेशंस को हम कहते हैं फ्री वाइब्रेशंस। अब इसके बरक्स जो दूसरी टाइप है वो है फोर्स्ड वाइब्रेशंस।
अब फोर्स्ड वाइब्रेशंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, फोर्स्ड वाइब्रेशंस में हम बॉडी को इनिशियली तो डिस्टर्ब कर लेते हैं, लेकिन फिर उसे रिस्टोरिंग फोर्स के रहमो करम पे नहीं छोड़ते, और फिर हम उसे इजाफी भी डिस्टर्ब करते हैं। तो अब ज़रा देखें कि फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या है। तो व्हेन अ बॉडी इज़ डिस्टर्ब्ड, when a body is disturbed and then a periodic force is applied on it. A periodic force is applied on it in combination of restoring force. मतलब रिस्टोरिंग फोर्स भी वो तो होगा ही होगा, लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने उस बॉडी को अपनी तरफ से आपने उस पर एक पीरियोडिक फोर्स भी अप्लाई करना है। मतलब लेट्स सपोज ये एक बॉडी थी, लेट्स सपोज ये एक सिंपल पेंडुलम है, आप कंसिडर करें, और इस सिंपल पेंडुलम की लेट्स सपोज आप लेंथ कंसिडर करें कि इसकी लेंथ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी लेंथ इक्वल है, लेट्स सपोज इसकी लेंथ इक्वल है क्या वैल्यू लूँ कि आपके साथ आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अच्छा, इसकी लेंथ इक्वल है 4 पाई स्क्वायर की, ठीक है। इसकी लेंथ किसकी इक्वल है, 4 पाई स्क्वायर। और लेट्स सपोज ये एक ऐसे प्लेनेट पे ये पड़ा हुआ है जिसमें जी की वैल्यू 1 है। तो इस सिंपल पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो होगी 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर द रूट, ये जो फार्मूला हमने ऑलरेडी मेंशन किया है इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4 पाई स्क्वायर बाय 1। तो वो 4 पाई स्क्वायर पे जब अंडर रूट आएगा तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई इस 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 सेकेंड होगी। मतलब कहने का ये है कि जब मैं इस बॉडी को डिस्टर्ब करूँगा तो ये बॉडी क्या करेगी, अगर मैं इसको खुद अलाउ करूँ, मतलब फ्री वाइब्रेशंस वाला केस हो, तो अगर फ्री वाइब्रेशंस वाला केस हो तो फिर ये बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी जो कि है 1 हर्ट्ज की। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकेंड में 1 साइकिल। लेकिन अब मैं इसको रिस्टोरिंग फोर्स के रहमो करम पे तो छोड़ नहीं रहा, मैंने इस पे क्या अप्लाई करनी है, मैंने इस पे एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने करना ये है कि लेट्स सपोज मैंने हर 4 सेकेंड्स के बाद, हर 4 सेकेंड्स के बाद मैंने एक पुश देनी है, ठीक है। मतलब मैं जो है लेट्स सपोज ये मेरा हैंड है, तो मैं जैसे ही 4 सेकेंड्स गुजरेंगे 1 2 3 4 तो मैं एक पुश दूंगा, फिर 1 2 3 4 तो मैं एक दूसरा पुश दूंगा, फिर 1 2 3 4 तो मैं एक तीसरा पुश दूंगा। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं पीरियोडिक फोर्स। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, जब भी बॉडी पे आप ये पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी इवेंचुअली क्या करेगी, आखिरकार बॉडी जो है वो तंग आ जाएगी, और वो बॉडी पर क्या करेगी, वो बॉडी अपनी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी क्या है 1 हर्ट्ज, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को वो छोड़ देगी और वो किससे वाइब्रेशन शुरू कर देगी, वो आपके पीरियोडिक फोर्स वाली फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन शुरू कर देगी। जो आप पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी आपने अप्लाई की है, वो बॉडी इवेंचुअली अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को रिलीज कर देगी, और किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन शुरू कर देगी, वो उस
फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन शुरू कर देगी। और फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये आपके पीरियोडिक फोर्स वाली फ्रीक्वेंसी है। तो जब बॉडी आपके साथ अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को रिलीज कर दे और आप उसे मजबूर कर दें उस बॉडी को कि वो किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन शुरू कर दें, वो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशंस शुरू कर दें, तो ऐसे वाइब्रेशंस को फिर हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? ऐसे वाइब्रेशंस को हम फोर्स्ड वाइब्रेशंस कहते हैं। और ये बॉडी ज़रूर करेगी। अगर बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी में और आपके पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी में जो है डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो बॉडी जल्दी अपनी फ्रीक्वेंसी छोड़कर फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट कर देगी। और अगर बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आपके पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क ज़्यादा है, तो बॉडी टाइम ज़्यादा लेगी, लेकिन एवेंचुअली वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को रिलीज़ कर देगी और किससे वाइब्रेशन शुरू कर देगी? उस फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन शुरू कर देगी। और जब ऐसा बॉडी करती है तो फिर हम कहते हैं कि अब बॉडी ने क्या शुरू कर दी है? अब बॉडी ने फोर्स्ड ऑसिलेशंस शुरू कर दी है। तो ये स्टूडेंट्स हमने दो टाइप्स पढ़ी वाइब्रेशंस की। एक को फ्री वाइब्रेशंस कहते हैं कि जिसमें बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशंस करें, और एक को फोर्स्ड वाइब्रेशंस कहते हैं जिसमें बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन ना करे और जिसमें हम बॉडी पे एक पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी को इम्पोज कर दें और बॉडी इवेंचुअली अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को छोड़कर उस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशंस शुरू कर दें, तो फिर हम उन वाइब्रेशंस को फोर्स्ड वाइब्रेशंस कहते हैं। और कल के लेक्चर में हम रेजोनेंस को डिफ़ाइन करके फिर ये डिस्कस करेंगे कि जब आपके साथ किसी बॉडी की फ्री वाइब्रेशंस और फोर्स्ड वाइब्रेशंस वाली फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है, तो आपके साथ अचानक उस वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड में सडन इंक्रीज़ आ जाता है, और इस सडन इंक्रीज़ के आने को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।